हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम 1930 से 1940 तक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यक्तिगत सत्याग्रह तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप आर या पीसीएस प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर घटना चक्र पढ़ चुके होंगे तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ, क्यों हुआ गांधी इरविन समझौता? तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री बता देते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तार रूप अपना लेने लगा था। इससे वायसराय जो इरविन था वो थोड़ा सा भय का उसका वो हो गया कि हो सकता है ये काफ़ी लंबे पैमाने पर फैल जाए। तो इसीलिए गांधी जी को उसने इरविन ने 26 जनवरी 1931 से जेल से रिहा कर दिया। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ, गांधी जी जेल से रिहा हुए। और दो लोग थे भारत के ही दो महान नेता, तेज बहादुर सप्रू। याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू थे, सप्रू, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। याद रखिएगा, M.R. जयकर, ठीक है, जयकर। तो ये M.R. जयकर थे और तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया गांधी इरविन समझौते की वार्ता कराने के लिए। इन्हीं दोनों लोगों के प्रयास से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। अब पूछेंगे गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? 5 मार्च 1931। आपको ये डेट याद भी होना चाहिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। एक 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने तीसरे वाले में भी भाग नहीं लिया, ठीक है। ये पहला है, दूसरा ये थे। कांग्रेस ने तीसरे वाले में भाग नहीं लिया और जब पहले वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो ये पूरी तरह से असफल ही घोषित किया गया। दूसरा कोई भी अगर देखा जाए गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। सिर्फ हाईलाइट कौन सा हुआ? हाईलाइट आपका हुआ दूसरा सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी और आपके कांग्रेस दोनों ने भाग लिया था। तो गांधी जी ही कांग्रेस की तरफ से गए थे, तो गांधी जी कांग्रेस के समझिए। तो यहाँ पर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 को, यही आपका सफल हुआ। और जो सफल नहीं कह सकते, मैं अगर सफल बोलूँ तो ये गलत है, ये हाईलाइट हुआ, ठीक है, ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और पूरी तरह से निसफल भी यही हुआ था, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो याद रखिएगा, ये गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, और कांग्रेस बिना गांधी जी के भाग ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि महान नेता गांधी जी थे, उनके बिना कांग्रेस नहीं चल सकती थी, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए यही आपका सही है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताया ताकि आपको पता चले। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए कब? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए तो अभी हम बताए हैं 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? सिर्फ दूसरे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? सिर्फ दूसरे। कौन से ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो आपका कौन? 1931। ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 103 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन। तो ये सब हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। आज के बाद यहाँ से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये देखिए बीपीएससी में भी रिपीट कर दिया। 2000 में आया था, वही क्वेश्चन 2011 में आया है। तो 1931 में 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ।
चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन गांधी इरविन समझौते में किया जाना, किसका स्थगन, ठीक है, गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। ठीक है, अभी आपका 1940 तक आ गया है। अब इसके बाद 40 से आपका पूरा 47 तक आ जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो और आएगा वर्ड ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो किसका मतलब प्रस्ताव था, किसको स्थगन करने की बात की गई थी। तो अभी हम बताएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उससे बहुत भयभीत हो गया था कौन, इरविन। वो सोच रहा था कहीं ये बड़े पैमाने पर भी ये फैल न जाए और सौहार्द मतलब जो सौहार्द रहे, जो मतलब शांति तो ऐसे भी नहीं थे, शांति को खतरा हो, ठीक है, या उनके शासन प्रशासन को खतरा हो। तो इसी को स्थगित करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। किनके प्रयत्नों से यह समझौता हुआ, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इन्होंने गांधी जी को मनाया। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौते को क्या नाम दिया गया। ठीक है, इसको दिल्ली वार्ता भी कहा जाता है। नहीं तो आपके अगर पेपर में पूछ लिया गया कि दिल्ली वार्ता क्या था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ये दिल्ली वार्ता क्या है। तो याद रखिएगा, दिल्ली वार्ता या दिल्ली समझौता, ये भी यही बोला जाता है आपका गांधी इरविन समझौता को। अब देखिए इस समझौते में हुआ क्या था। ठीक है, इस समझौते में, गांधी इरविन समझौते में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लीजिए, नहीं तो आपसे कभी पूछ सकता है कौन कौन से महत्वपूर्ण। तो जब गांधी जी और ये इरविन बैठे तो ये सब ने एक मतलब जिस पर बात बन गई वो कौन कौन, जैसे आज भी होता है ना कि किसी मुद्दे पर सरकार और जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार और किसान बैठी और कुछ मुद्दे पर बात बन गई और कुछ मुद्दे पर नहीं बनी। तो यहाँ पर गांधी और ये गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या मतलब ये कांग्रेस और अंग्रेजों में क्या सहमति बनी, ये देखिए। पहला क्या बना, ये जो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको स्थगित करने की तैयारी, मतलब राजी हो गए कि हाँ हम इसको स्थगित कर देंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसको स्थगित कर दिया जाए। पहला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौते में यही हुआ। पहला क्या सहमत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने कहा हम इसको स्थगित कर देंगे। और युद्धबंदी, जो युद्ध के बंदी थे, लेकिन युद्धबंदी वो जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था, तो जिनके ऊपर हिंसा का आरोप जिसके ऊपर नहीं था उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा कर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या हुआ था, ठीक है, पहला तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा क्या है, जो विदेशी कपड़े और शराब थे, मतलब उन पर जो धरना देने का, उनको शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हो गया। ठीक है, तो अगर विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर मतलब ये तोड़ फोड़ नहीं, शांतिपूर्ण वहाँ पर जाके धरना दे सकते थे, तो ये अधिकार हुआ। विदेशी कपड़ों और शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार किस पे हो, इनको भारतीयों को हो गया। अब देखिए जब उनकी दुकानों पर, ठीक है, चौथा देखिए, चौथा क्या हुआ, जो नमक है वो बिना कर नमक बनाने की अनुमति दी गई। तो बिना कर, याद रखिएगा, बिना कर नमक बनाने की अनुमति दी गई। ये 4 चीज़ तो आप याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, बिना कर नमक बनाने की मतलब ये। और एक सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। तो कांग्रेस क्या हुई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये सब होने के बाद भी भारतीय जनता निराश क्यों थी, क्योंकि महान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना देने की सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, इन तीनों लोग की जो फांसी दे मतलब अंग्रेज, पता नहीं क्या अंग्रेज मान नहीं रहे थे, ये क्या कुछ भी हुआ, तो ये सहमति नहीं बन पाई और इन सबको फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा, अभी तो ये 5 मार्च को आपका क्या हुआ था, ये ऐसे
असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने कालक्रम पूछता है तो 5 मार्च को तो ये सब हुआ, जितना ये मैं बताया ये हुआ। इसके बाद 23 मार्च को उन सबको फांसी दे दी गई। मतलब 5 मार्च को जब सहमति नहीं बन पाई तभी तो 23 मार्च को फांसी दे गई। तो आपको अगर ये कालक्रम में अगर व्यवस्थित करने का पूछे तो आप तो ऐसे सोचिए, जब सहमति नहीं बन पाई तभी तो फांसी दी गई उन सबको। अगर सहमत बन जाती तो फांसी उन सबको क्यों दी जाती। तो गांधी इरविन समझौता पहले लगाएंगे कार्यक्रम में और वो फांसी बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो पहला क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। युद्ध में जो हिंसा के आरोपी थे उनको छोड़ के सबको रिहा कर दिया गया। विदेशी दुकानों पर और शराब की दुकानों पर धरना का अधिकार हो गया। भारतीयों को बिना कर लगाए नमक बनाने का अधिकार हो गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली। यही आप 5-6 याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मैं सोचता हूँ क्या आपको ABCD बता के आगे चला जाऊँ। अगर मैं ABCD आपको बताता तो हो सकता है यहाँ पर आपको कहीं दूसरे से क्वेश्चन अंदर से क्वेश्चन पूछ ले, तो फिर आप कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया था वो आया नहीं। इसीलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सा अंदर से आपको डिटेल में बताऊँ, ठीक है। और मुझे अभी ये 100 क्वेश्चन है ABCD बताना होता तो ये अभी 20-25 मिनट में पूरा हो जाता, ठीक है। तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तो आप बुक ही पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बताइए। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी हम कौन कहते, तेज बहादुर सप्रू और कौन थे, एक MAR जयकर थे। याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू, MAR जयकर ये थे। तो इनका नाम दिया है, इनका याद रख लीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था। तो बताइए, गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कितने कहा था, सरोजिनी नायडू जी ने। सरोजिनी नायडू जी ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा मतलब कहा था। कहा है ये 2 महात्मा हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ सांत्वना पुरस्कार कहा। तो मतलब महात्मा गांधी को लाभ सांत्वना पुरस्कार कहा। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन में पहले लोक सेवा आयोग ने SC बोस माना था, लेकिन बाद में लोक सेवा आयोग ने अपने को करेक्ट करके ये एलन कैंपबेल जॉनसन को माना है, ठीक है। एलन कैंपबेल जॉनसन को माना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लिया। अब देखिए, कराची अधिवेशन आ गया आपका, गांधी इरविन समझौता खत्म हो गया। उतना ही गांधी इरविन समझौता है। गांधी इरविन समझौता से उतना आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने गांधी जी को मनाया गांधी इरविन समझौता करवाने के लिए, इरविन से समझौता करवाने के मतलब इरविन को से समझौता कराने के लिए। और क्या हुआ, इसमें 5 बुलेट पॉइंट जो हम लिखे थे उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया। मतलब प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था, ये पूछ रहा है। तो ये कौन था, या वल्लभ भाई पटेल थे। ये अध्यक्ष मतलब कब हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन अक्सर आपका दिसंबर या नवंबर में होता था, लेकिन ये अधिवेशन आपका जो कराची वाला अधिवेशन था ये 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। तो याद रखिएगा। अभी हम कौन सा डेट बताए हैं आपको, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, याद रखिएगा। और एक डेट बताएं कौन, 23 मार्च को भगत सिंह 1931 को भगत सिंह सुखदेव को फांसी हुई। 31 वाला याद रखिएगा। और फिर 29 से 31 मार्च को 1931 को किसको आपका इनको, अब ये देखिए, हाँ 19 ये सब कांग्रेस का कराची अधिवेशन यही लिखा गया है, तभी दिमाग में नहीं है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस। तो ये डेट याद रखिए। पहले गांधी इरविन समझौता पर भगत सिंह सुखदेव जी को खास फांसी, और इसको भगत सिंह सुखदेव जी राजगुरु तीनों याद रखिए। मैं 2 ही बोलता हूँ तो वो समझ जाइएगा। 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस की मतलब ये जो कराची अधिवेशन था यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल यहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी 2-3 चीज़ें यहाँ के ये कराची अधिवेशन में याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा बताएंगे।
देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको क्या याद रखना है कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो इसमें क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता नहीं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, यहाँ पर एक दो चीज़ें बहुत मतलब याद ही रखिएगा, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि जो मूल अधिकार होते हैं, याद रखिए, मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प, मूल अधिकार और आर्थिक, याद रखिएगा, आर्थिक कार्यक्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्यक्रम पर संकल्प, ठीक है। ये मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किस अधिवेशन में पास हुआ, ये पूछा जाता है। कई बार, कम से कम 10 बार पूछा गया है कि मूल अधिकार आ जाए तो 1931 लगा दीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल। और ये किसने पेश किया, तो याद रखिएगा ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसकी अध्यक्षता किए थे, लेकिन पेश नहीं किए थे। ये कौन पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने पेश किया, आपका यही कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके साथ एक लोग और थे, उनका भी नाम अगर पूछ सकता है तो याद रखिए M.N. राय, इनके सहयोगी की भूमिका निभाए थे, याद रखिएगा M.N. राय ने, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है कि किसने महात्मा गांधी जी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को कहा ये लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा है। मतलब उनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे थे ही तो उनकी तारीफ बनती थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनकी तारीफ की कि आप लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, ये देखिए ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 19 हम पीछे पढ़ा चुके हैं, 1929 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू वाला, लाहौर वाला, और ये अधिवेशन, आप ये दोनों अधिवेशन एकदम रट के जाइएगा, एक एक वर्ड रट लीजिएगा। मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, वहाँ भी हमने काफ़ी सही समझाया 1929 का अधिवेशन। और ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ जाए, जब टफ क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो ये आपको याद रखना हो, जितना भी बताएं इसको याद ही रखना है। तो ये याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए IAS में 2010 और IAS 2005 में पूछा गया है। मूल अधिकार दे देगा तो आप सोचेंगे ये कहाँ पर आया था, तो ये याद रखिएगा 1931 में है। प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। आप सब जिस दिन मेरा 5K सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन आपका पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा मैप के थ्रू उत्तर प्रदेश स्पेशल करवाऊंगा। कहाँ पे कौन सा आपका जनजाति रहता है, कौन सा आपका वो त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा आपका मेला कहाँ लगता है, वो तो हम 3-4 वीडियो पढ़ाए हैं, लेकिन हम आपको इतना अच्छे से रटा देंगे कि आप वहाँ पे जाके भूल नहीं सकते। सिर्फ उसी 5 के जिस दिन हो गए उसी दिन का मैं वेट कर रहा हूँ, उसी दिन वो वीडियो आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा जब 5 के हो गए मैं ला दूंगा उससे पहले भी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कष्ट कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है, बताइए। तो ये अभी हमने ये कहा महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा किसने कहा था, तो SC बोस ने कहा था। किस अधिवेशन में, 1931 के अधिवेशन में, ठीक है। और निम्नलिखित किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन किसने कहा था, SC बोस ने। तो SC बोस ने। अगर यहाँ पूछता कि उसके अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, ये मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट कीजिए, बताइए कौन सा सही क्रम होगा। तो अभी हम बताएं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ अभी इसको नहीं बताए हैं, ठीक है। पहले जो हम बताए हैं वो लिख लीजिए। तो भगत सिंह को फांसी कब हुई, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931,
याद रखिएगा, पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। पहले यहाँ 4 पहले आया, 3 बाद में आया है। पहले 4 3 ये गलत है, 4 3 यहाँ आया है, ये भी गलत है। देखिए हमने जो वहाँ बताया था ये क्वेश्चन कितना आराम से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, वहाँ बात नहीं बन पाई थी भगत सिंह और राजगुरु को फांसी। ठीक है, तो पहले कौन सा 4 आएगा फिर 3 आएगा ना, तो पहले कौन सा आया है 4 आया है फिर 3 आया है। देखिए इस क्वेश्चन को कितना आप आराम से कर दीजिए, सिर्फ हमने सिर्फ वही बताया था कि आप इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए, तो आप क्या किए याद आपका हो गया। अब देखिए हम पूरा लिख ही देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हम कहते हैं हमेशा नवंबर दिसंबर में होता था, लेकिन ये आपका कब हुआ था 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताइए, द्वितीय गोलमेज, इसको अभी हमने नहीं बताया है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर, याद रखिए 7 दिसंबर तक चला था लगभग, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर ये सब, लेकिन आप 7 सितंबर जब से प्रारंभ हुआ तब से याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने कितना आराम से सिर्फ यही आपको 2 को बताए कि पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था फिर भगत सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। पहले देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था फिर राजगुरु को फांसी हुई थी। तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये कब हुआ था, ये इसका डेट लिख देते हैं, ये 29 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है, अब देखिए पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, तो 3 पहले फिर 2 यहाँ काट दीजिए, 2 3 आ गया गलत, ये अब ये आपका फिर आपका ये आपका 29 से 31 मार्च, तो ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा कौन सा होगा आपका, पहले 3 होगा फिर 2 होगा 1 होगा, ये देखिए पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको बताइए, अभी यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताए हैं, पूना समझौता याद रखिएगा, पूना समझौता, तो अभी हम उसको लिख देते हैं। पूना गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 5 मार्च 1931। मैं इतनी बार लिख दूंगा कि आपको याद हो जाए, मेरे क्लास की यही खासियत है, मैं कई बार वही चीज़ें लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा कि बार बार वही लिखें। ठीक है, अब देखिए जैसे आप अपना नाम बार बार लिखते हैं तो आपका नाम याद ही हो जाता है ना, वैसे ही रहता है मेरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 29 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है, और भगत सिंह जी को फांसी कब हुई थी, तो ये 23 मार्च 1931 शहीद दिवस मार्च 1931 को। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता तो 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, याद रखिएगा पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तब आप कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले कौन सा आएगा, पहले आपका गांधी इरविन समझौता आएगा, तो पहले ये आया, इसके बाद कौन आया, गांधी इरविन समझौता के जस्ट बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई, तो वो 1 के बाद 3, तो 1 के बाद 3 यहाँ है, ये यहाँ है, ये भी कट गया, ये भी कट गया आपका। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 29 से 31 मार्च मतलब 23 के बाद कितना 6 दिन बाद आपका सम्मेलन हुआ कराची अधिवेशन, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। मौलिक अधिकार और आर्थिक का संकल्प पेश किया गया, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को लोकप्रियता की पराकाष्ठा बोला था। यहाँ पर गांधी जी ने ही कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है, इसी अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यही आपका ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो कौन लिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, मतलब अब गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आएगा तो ये देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो मौलाना मोहम्मद अली ने, याद रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस ने न प्रथम में भाग लिया था न तीसरे में भाग लिया था, सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, और गांधी जी भी इन कांग्रेस की तरफ से दूसरे में भाग लिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है। 1930 में हुआ, हाँ
प्रथम कहेगा तो 1930 आएगा, ये मत सोचिएगा एक लिख दिया है 1931 तो प्रथम होगा 1930। 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये भी सही है। साइमन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, सही है। इसका आयोजन लंदन में, सबका आयोजन लंदन में किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भाग किया था, तो प्रथम में नहीं किया था, सिर्फ दूसरा में कांग्रेस ने और गांधी जी ने प्रतिभाग किया था, सिर्फ दूसरे में। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, तो हाँ ये डी वाला सही नहीं है। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो बताइए भारतीय ईसाइयों का एक कौन सा प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो केटी पाल ने किया था। याद रखिएगा केटी पाल ने किया था। निम्नलिखित किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, देखिए कौन कौन लोग भाग लिए थे, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किन किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पहले आपको पता ही होगा। मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू जी ने। तो तीन लोग यहाँ से तीन लोग आ गए, और जो लोग बता रहा हूँ उनका भी याद रखिएगा। एनी बेसेंट जी, तो सरोजनी नायडू के साथ याद रखिएगा एनी बेसेंट जी, तो एनी बेसेंट ने भाग लिया था। और गांधी जी के सचिव कौन थे, महादेव देसाई, तो महादेव देसाई, ठीक है, तो महादेव देसाई भी यहाँ पर भाग लिए थे। तो कैसे याद करेंगे, महादेव भी तो जाएंगे, गांधी जी जहाँ जाएंगे उनके आशीर्वाद देने के लिए महादेव जाएंगे ही, ठीक है। तो महादेव देसाई ऐसे याद रख लीजिएगा, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ वैसा मत समझिएगा, ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो महादेव देसाई, अब आप नहीं बोलेंगे कि महादेव देसाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे कि नहीं, हाँ भाग लिए थे, क्योंकि ये आशीर्वाद दे रहे थे, मतलब इनके सचिव थे, असली बात ये है। प्यारे लाल, याद रखिएगा प्यारे लाल भी, और मीराबेन, तो मीराबेन, देवदास गांधी, तो देवदास गांधी, ये चार लोग का नाम याद, किसी का भी जब टफ क्वेश्चन पूछेगा तब आपको ये नाम देगा, महादेव देसाई, प्यारे लाल, मीराबेन, देवदास। हमको पता है आपका कैसे क्वेश्चन बना, क्योंकि हिस्ट्री से ही बना सकता, बाहर से तो कहीं ला नहीं सकते, यहीं से तो बनाएंगे। तो जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन दे देंगे। जब सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा तो सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये सब दे देंगे, ठीक है। तो ये सब तो आपको याद ही रहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, महात्मा गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू जी ने, मदन मोहन मालवीय ने। अगर टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो आप याद रखिएगा एनी बेसेंट जी ने भी भाग लिया था, महादेव देसाई ने, प्यारे लाल ने भी भाग लिया था, कौन, प्यारे लाल ने भी भाग लिया था, मीराबेन और देवदास गांधी, प्यारे लाल, मीराबेन, देवदास गांधी। अभी देखिए कहीं टफ क्वेश्चन आता है, हाँ ये देखिए टफ क्वेश्चन थोड़ा बनाया है। निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये टफ नहीं, अगर लिया होता तो टफ होता, नहीं लिया था तो आपको पता ही होगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, जवाहरलाल नेहरू। अभी देखिए प्यारे लाल है, ये भाग लिए थे। महादेव देसाई है, तो हाँ, तो कभी नैयर भी पूछ सकता है, प्यारे लाल नहीं देकर नैयर भी, तो नैयर याद रखिएगा, प्यारे लाल नैयर। मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग भाग लिए थे। महादेव देव देसाई, प्यारे लाल, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, आपका गांधी जी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन सब, मीराबेन, ये सब का नाम याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। यहाँ देखिए भारत निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो बताइए कौन नहीं लिया था। तभी हम बताएं, गांधी जी लिए थे, सरोजिनी नायडू लिए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय लिए थे, महादेव शंकर भगवान, मतलब ऐसे याद, मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ ना, आप ऐसा मत लीजिएगा। महादेव देसाई भी लिए थे, प्यारे लाल भी लिए थे, आपका मीराबेन, प्यारे लाल लिए थे, और मीराबेन ली थी, मीराबेन याद मैं करवा दूंगा, इतना याद रखिएगा। देवदास गांधी जी भी नहीं लिया था। तो राजेंद्र प्रसाद याद रखिए, इन्होंने भाग नहीं लिया था। आज में हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा मैं जल्दी बोला, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय आपके पास कम है, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। अभी हम कहाँ कितने लोग का पढ़ाए हैं, एनी बेसेंट का पढ़ाए हैं, गांधी जी का पढ़ाए हैं, महादेव देसाई का प्यारे लाल पढ़ाए हैं, मीराबेन का पढ़ाए हैं, देवदास गांधी जी का पढ़ाए हैं, मदन मोहन मालवीय जी का पढ़ाए हैं, सरोजिनी नायडू जी का पढ़ाए हैं। तो अभी हम आपका जवाहरलाल नेहरू नाम लिए नहीं, तो ये तो गलती हो गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। क्या अंतर्निहित था? तो गांधी जी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित तो यही हुआ था। हम अभी वहाँ बुलेट पॉइंट में क्या बताए थे? पहला यही बताए थे कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को क्यों हुआ था? क्योंकि वो इरविन गांधी इरविन चाहते थे कि कांग्रेस आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, और कांग्रेस तब तक भाग नहीं ले सकती थी जब तक गांधी जी का आशीर्वाद या गांधी जी वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, बिना गांधी जी के कांग्रेस हिल भी नहीं सकती थी। उस समय क्या कितनी पावर थी गांधी जी के। गांधी जी की पावर 1920 से लेकर 1947 तक जबरदस्त पावर थी। उतना पूरी हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी लीडर की पावर नहीं थी जितनी गांधी जी की पूरी इंडिया में। आपका 1920 से याद रखिएगा, 19 गांधी जी के इस व्यक्तित्व से पता चलता है। उनकी फोटो क्यों आपके जो आपका नोट है उस पे है। उनकी पावर देखिए, मतलब उनका व्यक्तित्व देखिए, उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी पर्सनालिटी देखिए। 1920 से 1947 तक जब तक वो मर नहीं गए तब तक उनके आगे कोई भी नेता, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उनके आगे कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये गांधी जी की पावर थी। गांधी जी के बिना इरविन भी जानते थे कि गांधी जी अगर नहीं, एक बताइए 1931 का प्रथम गोल, वो 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या सक्सेस हुआ था, उसको तो आधे लोग जानते भी नहीं। क्यों? सिर्फ दूसरा ही लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वही आपके गांधी जी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिए थे। तो जैसे आज के समय मोदी जी हैं, जहाँ मोदी जी जाते हैं, लक्षद्वीप में गए मोदी जी, एक ब्रांड बन गया लक्षद्वीप। ठीक है, तो उस समय गांधी जी थे, जहाँ पे जाते थे वो ब्रांड बन जाता था। तो आपका ये क्या हुआ यहाँ पर? आपका ए आर दोनों सही है, आर ए ये गलत है, ये सॉरी, ये आर दोनों सही है, ये भी गलत है, ये ए गलत है, आर सही है, तो ये वाला सही है आपका। निम्नलिखित में कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? किस गोलमेज सम्मेलन में? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, केवल द्वितीय में। कांग्रेस ने भी केवल द्वितीय में भाग लिया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वह ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। याद रखिए, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और याद रखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये किस जहाज़ से गए थे? यस राजपुताना जहाज़ से गए थे। ये सब तो आप बार बार पढ़े होंगे। ठीक है, जो आप जानते हैं उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन पानी के जहाज़ में गए थे। उस जहाज़ का नाम क्या था? वही देखिए, एसीएस राजपुताना। ठीक है, पीसीएस में आया है। तो वही अभी जो हम बताते आ रहे हैं वही है। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने प्रथम बार भाग लिया था? तो किसमें प्रथम बार? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रथम बार भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस पर असफल रहा? तो बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस पर असफल रहा? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो अभी हम इसको आगे बताएंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता क्या है। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह असफल रहा। चलिए यहीं बता देते हैं। देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था? आप सब जानते होंगे, दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, की गई नहीं, माना गया, बताया गया कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल लाया जाए। ठीक है, इसके अनुसार क्या, ये अंबेडकर जी ने कहा कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल आया है। और गांधी जी इससे बहुत खिलाफ थे। 16 अगस्त, याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 का वह दिन था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये नाम मैकडोनाल्ड ये आपका जो नाम है, ये प्रधानमंत्री थे वहाँ ब्रिटिश के। इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक प्रतिनिधि, इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड,
याद रखिएगा, कम्यूनल अवार्ड, ठीक है, इसको कहते हैं, इसकी घोषणा की गई। ठीक है, सांप्रदायिक पहचान कुछ भी कहिए, तो ये आपका 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कम्युनल अवार्ड की रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की। इसी पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया, मतलब ये फास्ट अनटू डेथ, ये याद रखिएगा, फास्ट अनटू डेथ, इस मतलब इस आमरण अनशन, ये इस पर आमरण अनशन किया। गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन किया। ठीक है, जब तक हमारी बात मानेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे न पिएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू किया, याद रखिएगा, 20 सितंबर 1932, 20 सितंबर 19, सब डेट याद रखिएगा, 1932। किस जेल में, वो भी जेल में थे, तो ये किस जेल में, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में। किसके विरुद्ध है ये सांप्रदायिक प्रचार, ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड का निर्णय लिया था, इसके विरुद्ध। आखिरकार 24 सितंबर, याद रखिएगा, 24 सितंबर को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन छोड़ा, 24 सितंबर 1932 को, मतलब 20 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठे थे, 24 सितंबर को तोड़ा। क्या, कब तोड़े, जब गांधी जी के और अंबेडकर जी के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, इसमें गांधी जी की तरफ से कौन समझौता, कि मदन मोहन मालवीय, मतलब हिंदू पक्ष की तरफ से थे, तो कुछ सीटें देने की भी बात की गई। अभी हम बताएंगे कितनी सीटें आपको ये मिला है। पहले कितने दलितों के लिए, पहले कितनी आरक्षित सीटें थी, 71 थी, बाद में कितनी 71 से हो गई, डबल बढ़ गई, डबल से भी ज़्यादा 148 सीटें बढ़ गई। तो इतना आप थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखिएगा, क्योंकि सभी सवाल इसी पे बेस होंगे। उस भारतीय का नाम क्या था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो बताइए उस भारतीय, तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी ने दूसरे, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। मदन मोहन मालवीय ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस ने सिर्फ एक ही प्रतिनिधित्व, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया। ठीक है, और वो भी गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की घोषणा की। दूसरा कार्य, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपमद रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कौन सा इसमें सही है ये बता, तो याद रखिएगा यहाँ पर तीनों सही है। ठीक, आइए 2005 में, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही रख दी थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवा में दलित वर्ग के लिए ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ पहले गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो पहले में बता रहा हूँ, नहीं पहले नहीं, पहले निकल गया हो, नहीं सिर्फ दूसरे में। ठीक है, दूसरे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, कभी कभी क्या कहते हैं निकल जाता है। भारतीय राष्ट्रीय, निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया, तो ये कौन था, यही थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटिश के। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, मुसलमानों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, एंग्लो इंडियन के लिए नहीं, अछूतों के लिए। ठीक है, अछूतों के लिए, मतलब दलित वर्ग के लिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। हाँ, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई। इसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ये सांप्रदायिक प्रचारण मतलब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई कब, अगस्त 1900, डेट भी याद रखिए 16 अगस्त। ठीक है, तो 16 अगस्त को मतलब इसकी घोषणा की गई। गांधी जी
20 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए। और आपका यहाँ पर 20 अगस्त नहीं 20 सितंबर, ठीक है। तो ये 16 अगस्त को ये घोषणा हुई किसकी, रैमजे मैकडोनाल्ड को, याद रखिए अगस्त। इसके बाद 1 महीने बाद गांधी जी ने बैठ के 1 महीने बाद कौन सा दिन आया आपका 20 सितंबर। तो 20 सितंबर को किया हुआ गांधी जी आपका बैठ गए कहाँ पर, वो आमरण अनशन पर बैठ गए गांधी जी, ठीक है, 20 सितंबर को। इसके बाद क्या हुआ आपका ये 24 सितंबर को क्या हुआ, गांधी जी और इनके बीच ये अंबेडकर जी के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के दोनों के अनुयायियों के बीच समझौता हुआ। कहाँ पे, यरवदा जेल में समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता कहा जाता है, क्योंकि पूना में हुआ यह समझौता, तो इसे पूना समझौता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा आपका सही है, दोनों ही सही है। डेट याद रखिएगा सबका, क्या 16 अगस्त को घोषणा हुई 1932 को, और 20 सितंबर गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, 24 को दोनों लोग के बीच समझौता हो गया, 24 सितंबर को दोनों लोग के बीच समझौता हुआ, याद रखिएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा गांधी जी ने आमरण अनशन तोड़ा कब, तो 26 सितंबर 1932 को। तो 26 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन तोड़े थे गांधी जी। यारो 2018 में आया है, ये देखिए, तभी मैं इसको बता दिया, ठीक है। कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, यारो मेंस 2018 में, तो ये क्वेश्चन मेंस में आया है, तो आपके प्री में ये क्वेश्चन आने की पूरी चांस है, ठीक है। तो ये कम्युनल अवार्ड, ये डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर, 16 सितंबर, सब 32 ही है, 24 सितंबर और 26 सितंबर। 26 सितंबर को गांधी जी ने तोड़ा था। हिंदू की तरफ से किसने मतलब हस्ताक्षर किए थे, हिंदू वर्ग की तरफ मदन मोहन मालवीय ने। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचारण ने एक किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, तो बताइए किसको आवंटित नहीं की थी। तो अल्पसंख्यकों में कौन थे, बौद्ध नहीं थे, ठीक है, बौद्ध को नहीं, मुसलमानों को भी, सिखों को भी और अनुसूचित जातियों को भी। महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ, तो किस समय प्रारंभ हुआ, तो किस बात को लेकर महात्मा गांधी ने कहा अब हम आमरण अनशन प्रारंभ, द कम्युनल अवार्ड, याद रखिएगा कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसमें कौन कौन सी डेट याद रखेंगे, 20 सितंबर, कब, 20 सितंबर को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया, फास्ट अनटू डेथ, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ। और इसके बाद 24 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ। फिर 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा, 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। इससे पहले क्या हुआ था, 16 अगस्त को 1932, ये सब 32 की घटना है, 1932 की नहीं तो 31 याद रखिए, ठीक है। तो 16 अगस्त को क्या हुआ, वो आपका कम्युनल अवार्ड आया, 20 सितंबर को गांधी जी धरने पे गए, 24 सितंबर को हस्ताक्षर हुआ और 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया 1932 को, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा, कई बार देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको याद करने की तो छुट्टी मिल जाएगी, मतलब आपको याद करना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, आपका याद हो जाएगा। कुछ हम आपका नहीं छोड़ते, आप घटना चक्र पढ़िए, कुछ आपका नहीं छोड़ते, सब कुछ आपका कवर कर देते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था कि, किस लिए किया था, वो यही पूछ रहे हैं किस लिए का, तो यही रमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अध्ययन कम्युनल अवार्ड, ठीक है, इसी के लिए किया था। अगर आपको टेस्ट करने का मन करे थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, जैसे मैं स्क्रॉल करूं, अगर आपसे मैं जल्दी बता दूं तो आप थोड़ा पॉज करके सोचिए क्या हो सकता है, इसके बाद तो मैं बताता ही हूँ। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों वर्ग के लिए कितनी सीटें की गई, तो बताइए। पहले जो सांप्रदायिक अवार्ड था इसमें इन दलित वर्ग के लिए 71 सीटें थी, 71, लेकिन इसमें पृथक निर्वाचक की व्यवस्था थी, याद रखिएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, पूना पैक्ट जब समझौता हुआ तो दलितों के लिए 147 सीट, याद रखिएगा 147 सीट, ये भी पूछ सकता है आपके पेपर में, 71 147 याद रखिएगा। सांप्रदायिक अवार्ड में 71, इसके बाद पूना पैक्ट में 147, ठीक है, याद रखिएगा 147 सीटें देने पर सहमत हुई।
अब यहाँ देखिए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। उसके माध्यम से संसद की एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीट के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही है? तो यही सही है। जब पूना पैक्ट आया तो जो कम्युनल अवार्ड था उसको मतलब विफल कर दिए, गांधी जी ने अपने आमरण अनशन से उसको विफल कर दिए। और क्या हुआ, वो आपका जो संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित और जाति और जनजाति के लिए सीट का आरक्षण बना दिए कि इन सबको अगर कम्युनल अवार्ड नहीं देते हैं तो कुछ करिए, तो इन सबको सीट का आरक्षण। तो 100 मतलब कितना था आपका, 71 से 147 था, शायद यही था ना, 71 से 147 था। तो यहाँ पर पहले वो कम्युनल अवार्ड में इतना दिया गया, तो जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, सीट कितना इन सबको दिया जाएगा, 147। ठीक, 147 दिया गया। ठीक है, तो आपका यही सही है, जो व्याख्या सही करा है। सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? मतलब जब सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा के बाद कि निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता या पूना समझौता? तो कौन सा? अभी पूना समझौता ही हुआ था ना, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता। हिस्ट्री के ये दो महान लीडर थे। ये सब मतलब ऐसा मत समझिएगा ये एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे से विरोधी नहीं थे, सिर्फ विचार नहीं मिलते थे। थोड़ा सा हो सकता है आपके घर में भी कुछ लोग होंगे जो आपके साथ विचार नहीं मिलता होगा, ऐसे हर जगह होता है। और ये गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, मतलब डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, तो आपका ये मत समझिएगा ये सब विरोधी थे, नहीं, ये सब विचार सिर्फ नहीं मिलते थे, विचार की बात होती है बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? बताइए किस पर मतलब हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो पता है, अब गांधी जी मत लगाइएगा इसमें, थोड़ा घुमा के पूछा, नहीं तो आप कहेंगे पूना समझौता तो गांधी जी हुए। गांधी जी के अनुयायी हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी नहीं किए थे। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी वहाँ हस्ताक्षर नहीं किए थे, नहीं तो आप महात्मा गांधी लगा के गोला करके इसके बाद बाहर निकल आइए, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे वो गलत हो गया। गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो गांधी जी के अनुयायी हस्ताक्षर किए थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर उधर से किए थे, सी राजगोपालाचारी, ये सब किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके हुई थी? किसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये हरिजन सेवक संघ पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके आपके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो याद रखिएगा, पूना समझौता के बाद गांधी जी अब सबने अवज्ञा आंदोलन से रुचि नहीं लेने, मतलब इनका मोह भंग हो गया, कह सकते हैं इन गांधी जी का मोह भंग हो गया। और उन्होंने एक मतलब ये आंदोलन चलाया, ये रचनात्मक मतलब कार्यों में वो अपना काम करने लगे। अब मतलब वो ये सब आंदोलन नहीं, मतलब वो अपनी तरफ से कहें कि जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन है उसमें ये रुचि लेने लगे। ठीक है, रचनात्मक मतलब वो सब जो छुआछूत भारत में फैला था उसको कम करने के लिए सोचने लगे। तो उन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, याद रखिएगा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। ठीक है, विरोधी लीग, इसकी स्थापना लीग की स्थापना की। इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया, ऑल नहीं तो आप कभी ऑल इंग्लिश में दे दिया तो आप नहीं, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, इसको यही कहा जाता है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। इसको बनाए, बाद में यही नाम पड़ गया हरिजन सेवक संघ। बाद में इसका नाम चेंज करके, इसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ पड़ गया। और इसके मतलब घनश्याम बिजला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। नहीं तो गांधी जी लगा दीजिए। ठीक है, गांधी जी मत लगाइएगा, नहीं तो आप अम्बेडकर जी गांधी जी में कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, वो सब मत लगाइएगा, सिर्फ घनश्याम दास बिड़ला लगाइएगा। 1932 के पूना पैक्ट के बाद ये आपका चला।
ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग, देखिए इंग्लिश में आ गया ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग, या अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, या हरिजन सेवक संघ। ठीक है, कुछ भी कहे, जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला, याद रखें GD बिड़ला, GD बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा GD बिड़ला, कई बार मैं बोल रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप अंबेडकर जी हुआ। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो बताइए स्थापना किसने की थी? तो स्थापना तो गांधी जी ने ही किया था, तो स्थापना गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। कब किया था? ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब किया था? वर्ष 1932 में ही गांधी जी ने कहा था अब हम ये सब काम कर लेंगे। और इन्होंने, गांधी जी ने इसी हरिजन नाम से एक समाचार पत्र, याद रखिएगा, समाचार पत्र, आप सोच सकते हैं ये डेली आता था कि हफ्ते में एक बार आता था, तो ये हफ्ते में एक बार आता था, तो इसको साप्ताहिक, आप अपनी लैंग्वेज कहते हैं, साप्ताहिक पत्रिका थी ये। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम, तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व का ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। ठीक है, याद रखिएगा, ये होगा ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, 2014 में आया है। देखिए जितना अभी हम बताएं, देखिए कितना आराम से आप क्वेश्चन कर लेते हैं जब मैं बता देता हूँ। देखिए दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, दलित वर्गों का संघ स्थापित किसके द्वारा किया गया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, बाबू जगजीवन राम द्वारा। ठीक है, तो बाबू जगजीवन राम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया, याद रखिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, नहीं तो कभी आपका इसमें इंग्लिश में पूछ ले तो आप क्लासेज लीग। ठीक है, ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज लीग, इसको दलित वर्गों का संघ ये कहा जाता था। ठीक है, इंग्लिश में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का याद रखिएगा, क्योंकि सबका तो याद रख लीजिए, भीमराव अंबेडकर जी का नहीं याद रखिए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, याद रखिएगा, ऑल मैं लिख देता हूँ, ऑल इंडिया, ये आप कहीं लिख लीजिएगा, इंडिया शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो सबका याद रखिएगा, ये दलित वर्ग का संघ, ये ऑल इंडिया डिप्रेस लीग क्लासेस की, बाबू जगजीवन राम, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, याद रखें, फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब किया था? याद रखिए 1942 में किया था। अब एक और याद रखिएगा, ऑल इंडिया, यही ऑल इंडिया से है, ऑल इंडिया नहीं तो इसी में सब कंफ्यूज होंगे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, यहाँ लिख देता हूँ, चेंज करता हूँ, एसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में MC राजा, याद रखें, MC राजा की अध्यक्षता में, राजा की अध्यक्षता। तो याद रखेगा, क्योंकि ये सब एक ही जैसे नाम है तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ऑल इंडिया शेड्यूल, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड। तो देखिए जब शेड्यूल की बात करें, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आएंगे 1942 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की बात करें, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, याद रखिएगा, एसोसिएशन, और यहाँ पर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग है, लीग की बाबू जगजीवन राम, और अगर एसोसिएशन की तो MC राजा की, तो एसोसिएशन MC राजा, शेड्यूल कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1942 में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार देख लीजिएगा सब अच्छे से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
1934 में कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी बताइए कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना? तो ये एक नया चैप्टर है, उसको देखिएगा। तो याद रखिएगा कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना में दो लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जैसे आपका स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या थे? रिवीजन करिए। मोतीलाल नेहरू क्या थे? मोतीलाल नेहरू। तो वो स्वराज पार्टी में माँ से मोतीलाल माँ से महासचिव, ये महासचिव थे। याद रखिएगा ये आपके महासचिव थे। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण आपके क्या थे? और ये मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और वो आपके मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास वो अध्यक्ष थे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ये महासचिव थे। महासचिव देखिए हम रिलेट करके पूरा पढ़ाते हैं ताकि पुराना भी याद आ जाए आपको। और ये आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? ये आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था और जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू आपके उसमें स्वराज पार्टी में महासचिव थे और चित्तरंजन दास आपका स्वराज पार्टी में अध्यक्ष थे। अब ये पूछ सकते हैं आपकी ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई क्यों थी? हुई क्यों थी? याद रखिएगा क्यों हुई थी? जो इस समय आपका कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मतलब तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, तो उसमें ये जो युवा वर्ग थे इनको कम्युनिस्ट पार्टी में ना ज्वाइन होने की सलाह से, मतलब अगर ये एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित करते हैं, इससे रोकने के लिए युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी में जाने से रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। तो यही मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सोशल पार्टी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के आवंटन इमेज की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो बताइए इसमें कौन सा आपका ये सही है? कहाँ पे आया है? IAS 2015 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें याद रखिएगा इसमें कोई नहीं सही है, ना इसमें वकालत की। ऐसे सोचिए कहाँ वकालत करेंगे? तो जब एक गलत हो गया ये भी, कोई ब्रिटिश का वकालत थोड़ी करेगी जो ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के आवंटन। मान लीजिए माल का वकालत तो कोई करेगा लेकिन कर का तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी एक गलत कर दी, ये दोनों गलत हो गया। इसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी। सर्वहारा मतलब बड़े लोगों का, वो मतलब सॉरी बड़े लोगों को नहीं, मतलब सर्वहारा मतलब जो छोटे तबके वाले लोग हैं उनके, जो बड़े लोग हमेशा आधिपत्य करते हैं ना, छोटे लोग पे का आधिपत्य करना, ये मार्क्सवादी का था, इनका नहीं था। याद रखिए कि ये इनका नहीं था, मार्क्सवादी का था कि पूंजीपति हटना चाहिए। तो ये और ये आपका दलितों वर्ग इसकी भी वकालत इसने नहीं की थी, अतः ये सही है डी वाला, ठीक है। 2015 में वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो अभी हम कहे थे आचार्य जो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। जब ये याद रखिएगा कांग्रेस सोशल पार्टी, तो 1923 वाला भी याद रखिएगा इसी समय, ठीक है। 1923 जनवरी 1923 में किसकी स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की। उसमें मोतीलाल नेहरू और आपके कौन थे? आपके चित्तरंजन दास जी, जिन्हें दीनबंधु कहते हैं आप। लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, सिंपल क्वेश्चन है। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोध था। इसके समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो बताइए इसमें कौन सा का सही होगा? ये बम्बई मैनिफेस्टो क्या था इसके बारे में बताइए। ये था, जानते हैं क्या था बम्बई मैनिफेस्टो? ये बम्बई मैनिफेस्टो था। इस मैनिफेस्टो में 21 उद्योगपति, याद रखिएगा 21 उद्योगपति, ठीक, मतलब जो इंडस्ट्रीज थे उन वहाँ के मालिकों ने 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए थे। किस में? बम्बई मैनिफेस्टो में। इसने बम्बई मैनिफेस्टो का क्या था? ये समाजवादी जो आदर्श थे उनका विरोध करना था, समाजवादी आदर्श का विरोध करना था। 21 उद्योगपतियों ने बम्बई में बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। इसका मेन उद्देश्य था समाजवादी आदर्शों का विरोध करना।
और ये समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिलता। हाँ, ये थोड़ा सा सफल रहा था क्योंकि सभी व्यापारिक वर्ग इसके साथ आ गए थे बम्बई मैन्युफेस्टो के। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आइए 2010 में क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और कहाँ नहीं मिला। एक नज़र पूर्ण बहुमत लिख देते हैं, पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत जहाँ पे सरकार बना ली तो वो कहाँ कहाँ मिला, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। मद्रास में, याद है, खाली इतना देखिए, सीट उट मत देखिए। मद्रास में पूर्ण बहुमत मिला, बिहार में, ठीक है, बिहार में, और कहाँ पे, मध्य प्रांत और बरार में। तो मध्य प्रांत एवं बरार, यहाँ पर संयुक्त प्रांत, अपना उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत के बाद कौन सा आएगा, उड़ीसा, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत, इतना याद रखें, यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, पूर्ण बहुमत। और सबसे बड़े दल के रूप में, मतलब जहाँ तो बहुमत नहीं मिला, सबसे बड़े दल, ये मतलब सबसे बड़े बहुमत और सबसे बड़े दल का मतलब जितना सीटें चाहिए, जैसे वहाँ 100 सीटें चाहिए जीतने सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस के पास 90 आ गई और सभी दलों के पास 80-70 ये होता है पूर्ण। तो सबसे बड़े दल के रूप में कहाँ कहाँ पे प्राप्त किया, तो याद रखिएगा बम्बई, बम्बई, असम, बम्बई याद रखिएगा, बम्बई याद रखिएगा, असम याद करिएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत याद रखिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत यहाँ पर आपका सबसे बड़े दल के रूप में रही। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ पे कांग्रेस को कम सीटें मिली, मतलब जो वहाँ सबसे कम सीटें मिली, कम सीटें नहीं कह सकते, कहते हैं मतलब इनसे ज़्यादा कोई सीटें पाया था। तो कहाँ पर, याद रखिएगा, बंगाल में कांग्रेस से ज़्यादा कोई पार्टी जो थी वो पाई थी, पंजाब में, ठीक है, और सिंध में। यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़े दल से के रूप में वंचित रही। ठीक है, तो बंगाल, पंजाब, सिंध। बम्बई देखते हैं, बम्बई में कितना सीट मिला था, 86 सीट मिला था। याद रखिए, बम्बई में आपका 86 सीट मिला था। और मतलब ये पूरी कितनी सीटें थी, 175, मतलब थोड़ा सा ही लगभग बम्बई में बन ही गया था इनकी सरकार, थोड़ा सा ही कम था बस। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका इन्होंने पूर्ण सरकार बनाई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। तो यहाँ क्या पूछा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो बताइए किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो कहाँ पर देखिए, पंजाब यहाँ लिखा गया है, यहाँ सब भी नहीं मिला, लेकिन पंजाब आपका होगा। ठीक है, पंजाब में नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर बिहार है, यहाँ बिहार देखिए मिला है, मद्रास है, मद्रास में मिला है, मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत में मिला है, तो यहाँ मद्रास ही, पंजाब ही होगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, सबका अलग अलग ताकि आपको याद। सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ आई, और यहाँ पर सबसे मतलब बड़े दल के रूप में नहीं, इनसे भी बड़े दल थे। ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध में ये मतलब पूर्ण बहुमत ही नहीं मिल पाया, और यहाँ पे ये पूर्ण बहुमत मिल गया यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए तो कांग्रेस ने 1937 में कितने राज्यों में या प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, 6। मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत या बरार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, 5 तो ये हो गए। एक बम्बई में भी बना ली थी अपनी सरकार। ठीक है, कहाँ, बम्बई में भी बना ली थी, ये 6 हो गए, याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम का कराए गए विधानसभा किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो कहाँ पर, बंगाल में, आपका पंजाब में और सिंध में। ये 3 याद रखिएगा, यही 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 3 में नहीं। तो बंगाल, पंजाब और सिंध, यहीं पर बहुमत नहीं मिला था। तो आपका कौन सा, बंगाल, पंजाब और सिंध, तो ये आपका बंगाल हो जाएगा, याद रखिएगा, बंगाल हो जाएगा। असम में भी बम्बई की तरह नहीं मिल पाया था। तो असम और बम्बई दोनों में, अगर असम बम्बई हो, वहाँ भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था कांग्रेस को। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहाँ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मतलब वो कौन सा स्थान था, तो मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, आपका बंगाल और पंजाब,
ये दो नहीं थे, तो 3 और 4 जहाँ होंगे वो आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है हाँ RO 2016 में आया है 3 और 4, इसका आंसर यहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 और 4 यहाँ पर आपका ये 3 और 4। ठीक है, याद रखिए, एक बार वो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर बनी और कहाँ कहाँ पर नहीं। तो 3 4 सही है। 3 4 क्या था, हाँ ये ऑप्शन था। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो कहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो कहां पर बताइए, कहां पर नहीं बनाई। तो वहीं बंगाल, याद रखिएगा बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, यहाँ पर बहुमत नहीं, बड़े दल के रूप में नहीं उभरी। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंदर कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, तो कहाँ पर, ये आपका पंजाब में। देखिए वही क्वेश्चन IAS में भी पूछा है, वही क्वेश्चन आपका PCS में कितनी बार आया है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या याद करना है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कहाँ कहाँ बनी सरकार, कहाँ कहाँ नहीं बनी। एक बार और रिवीजन हम करवा दें आपका क्या, चलिए। एक मद्रास में जहाँ बनी वो याद रखिएगा, मद्रास, मद्रास हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ आपका, मध्य प्रांत हुआ या बरार, बिहार हुआ आपका, बम्बई हुआ। याद रखिएगा यहाँ पर बनी, बम्बई में पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला लेकिन बन गई यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, थोड़ा सा ही कमी था। उड़ीसा हुआ, उड़ीसा यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला था, यहाँ तो बनी गई। ठीक है, तो ये सब आपके राज्य थे। उड़ीसा हुआ आपका, और कौन सा हुआ बताए थे, ये उड़ीसा बताए थे, बिहार बताए थे, बिहार है, बिहार हाँ बिहार भी बताए थे। तो ये सब स्थानों पर आपका बन गया था पूर्ण बहुमत से सरकार। ठीक है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। तो बताइए कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने वर्ष था, तो कितने वर्ष था याद रखिएगा, वो माह था, माह दिया गया ना, तो 28 माह था। तो याद रखिएगा, एक बार फिर रिवीजन हम कर। तो ये क्यों मंत्र इतना 28 माह ही था, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और यहाँ पर बिना भारतीयों की मर्जी से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया। इससे कांग्रेस को गुस्सा आया और वहाँ उन्होंने सबने अपना त्याग पत्र दे दिया। कहाँ कहाँ से दे दिया, मद्रास से दे दिया, जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार बनी थी। बम्बई से, याद रखिए यहीं यहीं पे इनका सरकार बनी थी। मद्रास में बनी थी, बम्बई में बनी थी, मध्य प्रदेश में, एक बार रिवीजन ही हो रहा है, मध्य प्रदेश में बनी थी, उड़ीसा में बनी थी, उड़ीसा में बनी थी, बिहार में बनी थी, बिहार में बनी थी, संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत में। इसके बाद कहाँ कहाँ दो जगह और बनी थी, याद रखिएगा पश्चिमोत्तर, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में, पश्चिमोत्तर प्रांत में भी बना था, पश्चिमोत्तर प्रांत में, और असम। ठीक है, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर सहयोगी दल के से गठन करके बन गया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, तो ये 3 3 6 तो ये हो गए, और ये 2 8, ये मतलब दूसरे दलों से गठबंधन करके बन गया था। तो यहाँ से सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनको शामिल कर लिया गया था, मतलब भारतीयों को बिना पूछे। ठीक है, और ये इस्तीफा कब दिया गया, डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1939 को सभी ने मतलब ये इस्तीफा दे दिया। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसी खुशी में जिन्ना, ठीक है याद रखिएगा जिन्ना, ये पहले तो बहुत सही नेता थे, बाद में पता नहीं इनको क्या हुआ। इसी खुशी में जिन्ना ने, याद रखिएगा 22 दिसंबर दिन शुक्रवार, ठीक है 22 दिसंबर दिन शुक्रवार था, उस दिन जिन्ना ने सभी मुसलमानों से कहा इस दिन मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाए। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1939 को, 39 नहीं लिखा था याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मतलब मुक्ति दिवस, मुक्ति
दिवस, इसी दिन मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में इसीलिए मनाया गया कि सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने? क्योंकि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे सम्मिलित कर लिया गया था। अब इसी के खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। तो ये याद रखिएगा, इतना पूरा हमने इतिहास बता दिया। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो कितने महीने तक चला था? तो 28 महीने तक चला था। अभी जो इतिहास था वही था। देखिए 2013 में, तो 13 में यहाँ पर आया है और यहाँ पर कब आया है? 2010 में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था, तो बताइए कब मनाया था? तो अभी हम बताए थे 22 दिसंबर 1939 को। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इधर बगल में, आवाज़ आ रही हो थोड़ा सा, प्लीज़ सॉरी, इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता मैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? बताइए किस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई किस कार्यकारिणी समिति में? तो याद रखिएगा वो कार्यकारिणी समिति थी कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है, याद रखिएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 के चुनाव में जो यूपी में गठित मंत्रिमंडल था, संयुक्त प्रांत में भी गठित हुआ था ना, किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो किसको? रफ़ी अहमद किदवई को। याद रखिएगा, रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कितने सीटों पर यहाँ पर चुनाव दे, तो 228 सीटें थी। याद रखिएगा 228 सीटें थी। 134 सीटों पर आपका कांग्रेस ने सफलता हासिल की थी और अपनी सरकार बनाई थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री बोला जाता था इन सबको। तो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत बने थे। तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री बने थे। कैलाश नाथ काटजू क्या थे? ये कानून और न्याय मंत्री थे। तो कानून और न्याय मंत्री ये थे। गोविंद बल्लभ पंत क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 228 में से 134 अपने उत्तर प्रदेश का है, तो थोड़ा सा याद रखना चाहिए इसको। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए, क्या क्या है यहाँ पर। तो डेट पूछ रहे हैं, कालक्रम डेट पूछ रहे हैं। पीरपुर रिपोर्ट, पहले हम डेट लिख लेते हैं। पीरपुर रिपोर्ट कब आई? 1938 में। शरीफ रिपोर्ट कब आई? तो ये शरीफ रिपोर्ट आई। देखिए क्वेश्चन जब टफ बनाना रहता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब यूपी लोअर में टफ क्वेश्चन बनाना रहता है तो ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, मान सकते हैं ये टफ। इससे सिंपल तो कई आईएएस के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन है। तो शरीफ रिपोर्ट कब आई? 1939 में शरीफ रिपोर्ट आई। और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस, तो याद रखिए सफरिंग्स अंडर कांग्रेस ये कब आई? तो ये रूल ये दिसंबर 1939 को। ठीक है, अब ये कब आई थी? ये वाला तो मार्च में आई थी, मार्च में। ठीक है, नहीं तो ये दोनों कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये मार्च शरीफ रिपोर्ट आई थी, ये दिसंबर में। तो 1, 2, 3 आपका कौन सा सही हो जाएगा? यही वाला सही हो जाएगा। इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं। हमेशा यही सब ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं वहाँ पर, ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपकी रैंक अच्छी खासी आ जाती है। क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आप सही करते हैं तो रैंक अच्छी आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिए थोड़ा सा कि शरीफ 39 में, पीरपुर 38 में, मुस्लिम ये दिसंबर 1939 में। अब देखिए त्रिपुरी संकट आ गया आपका, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो याद रखिएगा पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहाँ पर?
ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, ये कहाँ है हरिपुरा, ये भी पूछ सकते हैं, ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। तो हरिपुरा अधिवेशन में आपका 1938 में। बेलगाम कहाँ है, जो गांधी जी किए थे, वो भी कई बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको ज़रूर अपने मतलब बीच बीच में बोल देता हूँ, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये गुजरात में आपका हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, इसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस आपके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब दूसरी बार क्या हुआ, सेकंड टाइम में त्रिपुरी, याद रखिएगा त्रिपुरी, ये त्रिपुरी कहाँ है ये भी पूछा गया है। त्रिपुरी तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। यहाँ पर गांधी जी के जो समर्थित थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस फिर दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद था। क्या ये था कि सुभाष चंद्र बोस नए लोगों को कांग्रेस में शामिल करना चाहते थे, और गांधी जी ये नहीं कहते थे कि नए लोग को, मतलब ये नई विचारधारा को लाना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। इसी में थोड़ा सा मतभेद हुआ। और दूसरी बात ये हुआ कि गांधी जी के समर्थित थे और उनको हरा दिए, तो गांधी जी को भी थोड़ा ठेस लगा। तो यही संकट त्रिपुरी कहलाया, और कुछ नहीं था, मतलब मेनली कुछ नहीं था। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। हरिपुरा अधिवेशन की सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस, देखिए इसका डेट नहीं बनता है क्या, अच्छा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938, ठीक है, 1938 हरिपुरा, याद रखिएगा हरिपुरा 1938। कुछ छूटे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पूरी तरह बताने की कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। तो अभी हम कौन सा अधिवेशन बताए थे कि हरिपुरा में तो बन गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा त्रिपुरी सम्मेलन हुआ, कहाँ पर त्रिपुरा हुआ, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन। यहाँ गांधी जी के समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को इनको हरा दिए सुभाष चंद्र। त्रिपुरी अधिवेशन याद रखिएगा, कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। ये सब जानते होंगे, अब ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बार बार आप पढ़ते होंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, मतलब जब त्रिपुरी में संकट आया तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, ठीक है। अभी आपका जो पेपर अब जल्दी है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन और बचे हैं। तो इस 20 दिन में आप ऐसा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा ही वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ वन लाइनर मत ढूंढिएगा कहीं पे। जी लोग वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, मतलब मैराथन ये चला रहे हैं, तो वन लाइनर में थोड़ा सा आप बचिएगा। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस किस पे होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें 4th ऑप्शन हो, वो ऑप्शन में कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँ कोई और पढ़ाए, उसको पढ़िएगा। वन लाइनर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि वन लाइनर मुझे पता है कि आप जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें आपका जब यहाँ पर वन लाइनर पढ़ेंगे वहाँ 4th ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अब जब 4th ऑप्शन वाला पढ़ेंगे फिर वहाँ पर आपका टाइमिंग, क्योंकि आपको यहाँ वन लाइनर पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे मुझे कम समय लगा और मैं कर दिया, लेकिन वहाँ पर आपके पास 4 लाइन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए कहीं भी प्रैक्टिस करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी 4th ऑप्शन में प्रैक्टिस करिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कहीं भी करिए। 4th ऑप्शन में आपका ही भला होगा, क्योंकि आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे 4th ऑप्शन से, और आप कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगता है 4th ऑप्शन में, वन लाइनर में दिमाग नहीं लग पाता है, ठीक है। तो जितने दिमाग लगाएंगे उतना आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमें आपसे कहना था। अगर थोड़ा सा मैं आपका समय लिया हूँ तो सॉरी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया, बताइए किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। तो अभी हम बताएं, कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन
वही यहाँ पर डिटेल में पूछ रहा है, कह रहा किस। तो कांग्रेस में जो सुभाष चंद्र बोस थे वहाँ पर युवा लोगों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन कई गुट थे जो इसके विरोध में थे, ठीक। और गांधी जी से पूछते भी थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी मतलब थोड़ा सा बच के काम करना चाहते थे, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सी वैचारिक मतभेद होगा, ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त के अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो ये कौन से भारतीय थे? तो ये सभी जहाँ IAS में भले आया है, ये सिंपल ही है। हिटलर से जाके सुभाष चंद्र बोस मिले थे, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिटलर खराब था जाके मिले हैं। हमारे लिए तो जो हम पर अत्याचार करेगा वही तो खराब होगा। हमारे लिए कौन सा खराब थे उस समय? हमारे लिए तो अंग्रेज ही खराब थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि हिटलर खराब थे, लेकिन वो उनके लिए खराब थे। हमारे लिए तो हिटलर तो सही ही था, क्योंकि वो हमारे ऊपर तो अत्याचार कौन कर रहा था? इतना जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, इतना और सब जगह पे दंगे मतलब जो हुए उसमें गोली चलवाई, मतलब ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिसको मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो अत्याचार कौन? अंग्रेज किया। तो सुभाष चंद्र बोस गए कहाँ पे? इनको जब देखिए, जब आपके पास कोई संकट आता है तो आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है। बुरे से बुरे आदमी के पास भी चले जाते हैं, सोचते हैं हमारा संकट दूर हो जाए। तो सुभाष चंद्र बोस भी हिटलर के पास गए, सोचे कि हो सकता हमारा संकट दूर हो जाए, ठीक है। ये मत समझिएगा सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए तो ये अच्छा नहीं किए, ठीक है। अत्याचार तो हमारे ऊपर अंग्रेज ही कर रहे थे, हिटलर कहाँ कर रहा था। 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, बताइए क्या उद्देश्य था? जो बटलर कमेटी है, देसी रियासतें वाले क्वेश्चन आ गए 30 में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी, बटलर समिति का मतलब कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1927 में किया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900 से इसका मेन ही काम था कि भारत सरकार और देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ठीक। आज ऐसा नहीं था पहले, जैसे आज जो जहाँ पर केंद्र सरकार बोल देती तो वहाँ पर राज्यों को करना मानना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सब अपना अपना कर रहे थे, ठीक है, सब फिर ही घूम रहे थे। स्वतंत्र नहीं था भारत, लेकिन देसी रियासतें अपने स्वतंत्र सोच रही थी, हम स्वतंत्र हैं। वो अंग्रेज से मिल जाते थे, ठीक है, और भारत मतलब भारतीयों से उतना नहीं मिलते थे। जो देसी रियासतें कई थे, ठीक है, बहुत मतलब सब नहीं थे, बहुत ऐसी देसी रियासतें थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? बताइए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब हुआ? तो ये 1927 में हुआ, याद रखिएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स का गठन ये 1927 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तो कौन 1939 में भारत प्रजामंडल, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? बताइए, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर लगभग 700 से मतलब विभिन्न रियासतों के 700 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यही बार बार पूछा जाता है, भारत प्रजामंडल 1939 में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जवाहरलाल नेहरू। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सोच से अलग होती हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस सुनेंगे कि ये सब किससे रिलेटेड है? देसी रियासतों से, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तभी मैं कई बार क्वेश्चन पर रुकता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ? भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? तो 1947 में हुआ, याद रखिएगा, 1947 में रजवाड़ों का आधिकारिक हुआ। किसके सिवाय? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सब आप जानते होंगे।
जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद में को छोड़कर सबका 1947 में हो गया। राज्यों का विलयकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे, किनके नेतृत्व में हुआ। अब यहाँ पे आप सरदार पटेल, भारत प्रजा मंडल जब आएगा तो आप जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, लेकिन जब ये आएगा जिनके नेतृत्व में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए बना है। ठीक, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। ठीक है, मतलब जो अभी हम क्या कहें, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो मैसूर यहाँ लिखा, कपूरथला लिखा गया है, उदयपुर, यही जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। सिंपल है क्वेश्चन, जो सिंपल रहेगा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके पास समय ही कम है। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त, एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। पेप्सू नाम सुने हैं, पेप्सू। ठीक है, पेप्सू नाम आप सुने होंगे, ये पंजाब ने लाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया पंजाब ने कि हमारे पास एक मतलब आप वो है आपका प्रस्ताव है योजना से रिलेटेड। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव है? पूर्वी आपका पंजाब है, पटियाला है और पहाड़ी राज्य को एक संघ बना दिया जाए। पूर्वी पंजाब, पटियाला और आपका पहाड़ी राज्यों को एक संघ बना दिया जाए जिसको पेप्सू कहा जाए। ठीक है, पेप्सू कहा गया, तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको मानने से मना कर दिया। ये पंजाब ने लाया था पेप्सू। पेप्सू नाम सुने होंगे। निम्नलिखित राज्यों में कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर है? स्टैंड स्टिल, तो ये समझौता कब हुआ था? ये डेट पूछ सकता है, ये स्टैंड स्टिल समझौता कब हुआ? तो 29 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। किसके किसके बीच हुआ? हैदराबाद के बीच हुआ, याद रखिएगा, हैदराबाद के बीच हुआ। और किसके बीच हुआ? ये डोमिनियन ऑफ इंडिया, किसके बीच? डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हुआ। डोमिनियन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन ने, याद रखिए, डोमिनियन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया और हैदराबाद की तरफ से प्रधानमंत्री मीर लाइक अली, ठीक है, मीर लाइक अली, इन्होंने हस्ताक्षर किया। एक बार फिर बताता हूँ, ये यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हुआ, याद रखें, 19 नवंबर 1947 को हुआ। हैदराबाद और डोमिनियन राज्य के बीच हुआ, डोमिनियन ऑफ इंडिया के बीच हुआ। ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन, हैदराबाद की तरफ से मीर लाइक अली ने हस्ताक्षर किए। 1997 क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध आ गया है, अब इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या नीति थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देंगे। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध में धोखा किए थे, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से सक्रिय थी कि जब तक हमको पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं देते थे, हम यहाँ पर भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसी के विरोध में बिना पूछे शामिल कर लिया गया, तो कांग्रेस की कार्यकारिणी मंत्रिमंडल ने सब जगह से इस्तीफा दे दिए, सभी प्रांतों से। ठीक है, तो यही है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज होने की आशा थी। अब देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ पे? तो दोनों ही गलत था कि द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था, नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज सहयोग, उन्हें पूर्ण स्वराज होने की आशा थी, नहीं, आशा ही नहीं दिए थे। तो यहाँ पर यस और आर दोनों गलत है। यूपीपीसीएस 1992 में आया है, तो याद रखिए दोनों ही गलत है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। क्यों? कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो इस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। बहुत बार पूछा जाता है इस सबके बीच में कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ये आपका 17 अक्टूबर की डेट है, 17 अक्टूबर 1939 की डेट है। इस दिन लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया कि भारत भी युद्धग्रस्त घोषित है। ठीक है, इस पर भी संकट है, ये भी यहाँ पर शामिल है। तो ये आपका युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। इसके बाद भारतीय विधानमंडलों से
जो कांग्रेस के मंडल थे उन्होंने त्यागपत्र, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र, तो दोनों ही सही है, इसमें कौन एक सही ए, दोनों ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्यों कांग्रेस अन्य प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये गलत है। क्यों दे दिया था? वही है, बिना पूछे शामिल कर लिए थे। तो वामपक्ष उदय नहीं है, सांप्रदायिक ये भी नहीं है, तो आपका डी है। देखिए 2012 में आया है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कितना आसानी से कर लिए। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, अभी जल्दी मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में। शुरू कब हुआ था? तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर आपका 1939 को शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ था? जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। जैसे अभी रसिया आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर, तो कोई विश्व युद्ध शुरू हो गया, या गाजा पर इजराइल ने आक्रमण कर दिया, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो इसीलिए जर्मनी ने, याद रखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड, याद रखिए पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1939 में, 1 सितंबर 1939 पर, और यहीं से शुरू हो गया, 1945 तक जाके चला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, ये हमारे यहाँ का वो था, प्रधानमंत्री था। और ये विंस्टन चर्चिल ये प्रधानमंत्री थे, और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, अगर अलग बोल दिया हो तो सॉरी। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और लॉर्ड लिनलिथगो हमारे यहाँ वायसराय थे। तो आज यहाँ पर इतना ही कर लेते हैं। इसके बाद हम अभी शाम तक या कल तक वीडियो अपलोड कर देंगे। थोड़ा शोर ज़्यादा होता रहा है ना, आपको डिस्टर्ब होगा, तो थोड़ा शांति हो जाए, सही है। ठीक है, आपका वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग, ठीक है, ये मतलब मुस्लिम ने पाकिस्तान की मांग, जो मुस्लिम लीग ने किया था, तो पाकिस्तान की जो मांग है, यहाँ से अब पाकिस्तान की मांग आपका और व्यक्तिगत सत्याग्रह अब लगभग क्रिप्स मिशन तक और ये कैबिनेट मिशन तक अगले वीडियो में आपका ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपका 1-2 वीडियो और बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए। इसके बाद जल्दी हम वीडियो आपका पाकिस्तान की मांग से व्यक्तिगत सत्याग्रह से भारत छोड़ो आंदोलन तक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।